नमस्कार दोस्तों, ज्ञानस्य गुरुकुलम में आपका स्वागत है। जीपीएससी मेंस के लिए इकोनॉमिक का जो वीडियो सीरीज हमने स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका दूसरा टॉपिक जो है आपका इन्फ्लेशन, जिसको मुद्रास्फीति भी कहते हैं हिंदी में। तो इससे रिलेटेड आपका क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उसको हम देखते हैं। कुछ करंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, उसको भी हम देखेंगे। तो इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि की इन्फ्लेशन क्या है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट आर द मेथड्स टू कंट्रोल इट। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है 40 नंबर का। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको पिछला वीडियो सीरीज में बताया था कि कोई भी आंसर हो उसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी होगा और कंक्लूजन होगा। तो इंट्रोडक्शन में देखिए क्या करते हैं कि जनरली इंट्रोडक्शन में जो भी क्वेश्चन दिया है तो उसका डेफिनेशन आपको जरूर लिखना है। तो इन्फ्लेशन का क्या डेफिनेशन है, तो इन्फ्लेशन का दो डेफिनेशन मैंने लिखा है कि सबसे पहले इट रेफर्स टू द राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल, मान लीजिए कि दाल का जो जनरल प्राइस लेवल है इंडिया में वो 80 से 100 रुपये है, और इसमें यदि बढ़ोतरी हो गई, वो हो गया 90 से आपका 110 हो गया, तो इस राइज को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। एंड इट शुड बी ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि मान लीजिए जैसे आप किसी दुकान में गए, आज आपको 80 रुपये में दाल मिला, कल आपको 90 मिला, या परसों आपको 100 रुपये में मिला, तो ये आपका इन्फ्लेशन नहीं है, ये आपका कोई दूसरा प्रॉब्लम है। ये आपका जो पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे 3 महीना या 3 महीना जनरली या 1 महीना में, उतने बड़े पीरियड में यदि प्राइस का फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसे हम मेज़र करेंगे। नेक्स्ट आपका इसका डेफिनेशन है रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये है और आज आप 100 रुपये में खरीद पा रहे हैं 10 कलम, लेकिन 2 महीना बाद क्या होता है कि आपके पास 100 रुपये है और आप उससे खरीद पा रहे हैं मात्र 6 या 7 कलम। तो आपका जो परचेजिंग पावर था किसी भी आर्टिकल को परचेज करने का, तो वो क्या हुआ, घट गया। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन लिख सकते हैं, कुछ इन्फ्लेशन का डाटा लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बॉडी में जाते हैं। तो बॉडी में हमें लिखना है मेथड्स टू कंट्रोल इट। तो सबसे पहले हम कॉसेस को भी डील कर लेते हैं और फिर हम मेजर्स को लिखेंगे, क्योंकि जीपीएससी का सारा आंसर्स जो होता है वो 40 नंबर का होता है, जिसमें आपको कम से कम 5, 6, 7 पेज लिखना पड़ेगा। तो आपको ये सब पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। कॉसेस क्या है, इसका 2 कैटेगरी ऑफ कॉस्ट होता है, डिमांड पुल फैक्टर्स एंड नेक्स्ट है आपका सप्लाई साइड फैक्टर्स। तो डिमांड क्या करता है कि इन्फ्लेशन को, प्राइस को पुल करता है। कैसे, डिमांड में क्या होता है कि यदि आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो आपका क्या होगा, इन्फ्लेशन, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गया है। या फिर इसको हम कह सकते हैं फिलोसफिकली हम कह सकते हैं टू मच मनी आर चेजिंग अ फिक्स्ड गुड, कि गुड्स फिक्स्ड है लेकिन बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे लोग हैं जो उन्हीं फिक्स्ड गुड्स के पीछे लगे हुए हैं, तो भी आपका दाम बढ़ जाएगा। तो डिमांड कैसे कैसे बढ़ता है, सिचुएशंस वेयर डिमांड इज एक्सेलरेटेड, इसमें सबसे पहला आपका फैक्टर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में क्या हो रहा है कि जैसे आजकल जितने भी मान लीजिए कपल हैं, बहुत सारे कपल हैं, और रूरल एरिया में वो मान लीजिए 3, 5 बहुत सारे बच्चे यदि वो पैदा कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या चाहिए, अनाज चाहिए और जो भी उनका रिक्वायरमेंट चाहिए। तो यदि प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स या प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स उसी रेट से नहीं बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जा रहा है प्रोडक्शन के कंपैरिजन में, तो आपका इन्फ्लेशन होगा। नेक्स्ट आपका है कि डिमांड कैसे बढ़ सकता है, राइज इन वेजेस एंड सैलरीज। जैसे कि मान लीजिए आपका 7th पे कमीशन आया, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का सैलरी 40,000 था, वो बढ़ के आपका हो गया 50,000। तो इसमें आपका क्या हो रहा है, इसमें आपका
उसके पास ज़्यादा पैसा आ गया तो वो ज़्यादा गुड्स, ज़्यादा आर्टिकल्स खरीदेगा। तो इसलिए आपका जो वेजेस है, वेजेस आपका जो भी मैनुअल लेबर्स होते हैं या इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं तो उनको जो मिलता है पैसा उसको हम वेजेस कहते हैं। और जो आपका सैलरीज है, जो भी सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है उनको सैलरीज मिलता है। तो ये आपका क्या हो गया, यदि वेजेस सैलरीज में भी बढ़ोतरी हो रही है तो भी आपकी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। नेक्स्ट आपका है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को जैसे आरबीआई रेगुलेट करती है कि रेपो रेट आपका होता है, तो रेपो रेट यदि आपका घट जाता है तो रेपो रेट के घटने के साथ जो इकोनॉमी में है उसमें आपका मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और मनी सप्लाई के बढ़ने से आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि ब्लैक मनी ज़्यादा हो गया है तो भी आपका डिमांड बढ़ जाएगा। फिर राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स, जैसे आपका गवर्नमेंट ने नॉन प्लान में ही बहुत सारा एक्सपेंडिचर जो अनएक्सपेक्टेड है वो कर दिया तो उससे भी आपका डिमांड बढ़ जाएगा और डिमांड के बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। देन नेक्स्ट है राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। मान लीजिए आपका पहले 800 बिलियन आपका फॉरेन रिजर्व था, वो बढ़ के आपका 1200 हो गया तो इससे भी आपका डिमांड बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपका है सप्लाई साइड फैक्टर्स, कि सप्लाई यदि अफेक्टेड है या वो सप्लाई घट रहा है या सप्लाई मेंटेन नहीं रहा है तो उससे भी आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। हियर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज रेड्यूस्ड ड्यू टू मिसलेनियस रीजंस। कैसे आपका रेड्यूस हो सकता है, तो इसमें हम देखते हैं कि व्हाट आर द सिचुएशन। सबसे पहला आपका इरेटिक मॉनसून्स। देखिए मॉनसून्स यदि आपका इरेगुलर है उससे आपका प्रोडक्शन जो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का वो क्या होगा, घट जाएगा। तो उसके घटने से क्या होगा, सप्लाई घट गया है तो इससे आपका डिमांड बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपका एक स्कीम आई है, टॉप स्कीम। टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, इनका प्राइस क्या होता है कि कभी कभी होता है कि आपका टमाटर 2 रुपये किलो बिक रहा है और कभी कभी आपका 100 रुपये बिक रहा है। तो ये आपका सप्लाई साइड फैक्टर्स है, सप्लाई अफेक्टेड है मॉनसून की वजह से। तो ये जो टॉप स्कीम आया है इसमें सरकार ने इन खास करके जो पेरिसेबल जो आपका गुड्स है जैसे टमाटर हो गया, ओनियन हो गया, पोटैटो हो गया, इनके प्राइस को रेगुलेट करने के लिए ये स्कीम लाई है। नेक्स्ट आपका है शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन। जैसे आपका लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आपका फैक्ट्रीज बंद है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो सप्लाई आपका जीरो है तो इसमें भी आपका इन्फ्लेशन दाम बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है वेस्टेज एंड लॉस इन ट्रांसपोर्ट। तो देखिए कोई ग्रेन्स है, अब जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो फार्मर हो गया, फार्मर उसे कहाँ पे ले जाता है, या तो वो मार्केट में सेल करता है या फिर जो आपका एमएसपी पे वो सेल करता है सरकार को। तो सरकार को वो स्टोर करना पड़ता है। स्टोर कहाँ पे करती है, ग्रीनरीज में। और ये ग्रीनरीज फिर वो मार्केट में जाता है। ये मैंने आपको एक शॉर्ट चेन दिखाया है लेकिन यहाँ पे बहुत सारा लेवल्स होता है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट आपका इन्वॉल्व होता है। तो मान लीजिए कि बरसात का मौसम है, आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा था राइस और उस पर गलती से कुछ पानी गिर गया तो वो आपका अनाज बेकार हो गया। तो इस तरह से आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट आपका है होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब होता है जमाखोरी, बहुत सारे चीज़ को जमा करना। जैसे आपका बहुत बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि गेहूं है तो किसान, जैसे कोई ग्रुप है वो क्या कर रहा है कि गोडाउन्स में गेहूं को जमा कर रहे हैं। जमा करने से क्या होता है कि उसका सप्लाई घट गया मार्केट में, जिसके कारण आपका रेट बढ़ जाएगा और जब रेट बढ़ जाएगा तब वो गोडाउन से निकालेंगे उस गेहूं को। तो ये होर्डिंग का मतलब हो। नेक्स्ट हो आपका स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन होता है जैसे आपका स्टॉक मार्केट है तो स्टॉक मार्केट में लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि आज गेहूं का दाम 30 रुपये है और कुछ दिन बाद वो 35 रुपये हो जाएगा तो आज हम इसको इतना टन खरीद लेते हैं और फिर बाद में जब 35 रुपये हो जाएगा तो उसको बेच देंगे। तो इस तरह के जो स्पेकुलेशन होते हैं खास करके शेयर बाज़ार या इनफॉर्मल सेक्टर में भी, तो उससे भी आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है। नेक्स्ट आपका है ब्लैक मार्केटिंग ऑफ गुड्स। इससे भी आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है।
अब हम आते हैं कि मेथड्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहले 3 मतलब जैसे आरबीआई हो गई या गवर्नमेंट हो गई या फिर जो आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको समझते हैं। आरबीआई यदि कंट्रोल करती है तो उसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो इसमें आरबीआई क्या करती है, आरबीआई के पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स है। क्वांटिटेटिव में आपका बैंक रेट आ गया, रेपो रेट आ गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आ गया, इन सब में वो चेंज लाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आरबीआई क्या करती है कि उसकी जो एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है। हर 3 महीने में आपका आता है कि रेपो रेट जो आपका 4% था वो आपका 0.25 बेसिक पॉइंट से घट गया है। ऐसे न्यूज़ आप सुनेंगे। तो ये आरबीआई क्या कर रही है कि वो इन्फ्लेशन को टारगेट कर रही है। उनका टारगेट रहता है कि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इसके ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए आपका इन्फ्लेशन होना चाहिए। वो लगभग कुछ 4 से 5% का इन्फ्लेशन होना चाहिए। तो उसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई रेपो रेट चेंज करती है। नेक्स्ट आपका डीमोनेटाइजेशन भी एक तरीका हो गया कि बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी आ गया है मार्केट में, उसको कंट्रोल करने के लिए डीमोनेटाइजेशन। नेक्स्ट आपका फिजिकल पॉलिसीज। देखिए फिजिकल पॉलिसीज उतने इफेक्टिवली इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है ये क्योंकि देखिए आपका शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि गवर्नमेंट का बहुत सारा होता है कि यार इतना खर्चा करना है। गवर्नमेंट का क्या होता है कि एक्सपेंडिचर होता है। जो एक्सपेंडिचर यदि वो घटाए तभी आपका इन्फ्लेशन घट सकता है, और गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर नहीं घटा सकती है। तो फिजिकल पॉलिसी जनरली आपका लॉन्ग टर्म मेजर्स में होता है कि गवर्नमेंट आपका जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है उसको घटा रही है, बट पॉलिटिकल कंपल्सन की वजह से ये हमेशा संभव नहीं होता है। क्योंकि सरकार को यदि जीतना है तो उसे लोगों पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इन्वेस्ट यदि करेगी तो वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फिर आपका सरकार शॉर्ट टर्म में क्या करती है कि किसी भी प्रोडक्ट में एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में चेंज लाती है। और ख़ास करके जैसे आपका पेट्रोल हो गया, तो यदि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो सरकार क्या करेगी, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी को घटा देगी, जिससे आपका इन्फ्लेशन घट जाएगा। नेक्स्ट आपका वो डायरेक्ट मेजर्स आपका वो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। दीज आर जनरली टेकन बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या क्या मेजर होते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले आपको पीडीएस सिस्टम को मजबूत करना है कि इन्फ्लेशन यदि बढ़ रहा है तो जो गरीब है, जैसे मान लीजिए चावल का दाम आपका 40 रुपये किलो से 60 रुपये किलो हो गया, लेकिन पीडीएस में तो आपका जो गेहूँ 1 रुपये, चावल 2 रुपये, फिर आपका आई थिंक केरोसिन 3 रुपये, ऐसे करके कुछ आपका सिस्टम है। तो उस सिस्टम को आपको कंटिन्यू रखना है ताकि आपका जो खास करके जो गरीब वर्ग है उनको इन्फ्लेशन से दिक्कत नहीं हो। इससे आपका योजना भी आया है अंत्योदय योजना। फिर नेक्स्ट आपका है कि आपको एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट मेंटेनेंस एक्ट, इसको आपको मजबूत करना है। इसमें क्या होता है कि इट हेल्प्स टू प्रिवेंट स्ट्राइक्स इन एसेंशियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट आपका है बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्टन एसेंशियल कमोडिटीज टू टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक शॉर्टफॉल। जो भी आपका एसेंशियल कमोडिटीज है उनके एक्सपोर्ट को आप बैन कर दीजिए, तो उसमें आपका इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। और जो भी सामान आपका घट रहा है, जैसे आपका वीट हो गया, राइस हो गया, इसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंपोर्ट करेगी ताकि वो इन्फ्लेशन को टारगेट कर सके। नेक्स्ट आपका है स्ट्रिक्ट वार्निंग टू होर्डिंग, स्पेकुलेशन एंड ब्लैक मार्केटिंग। इनको भी डीसी का मैसेज आता है कि यदि मान लीजिए कि उनको पता चला कि फार्मर्स है या कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप है जो वीट का होर्डिंग कर रहे हैं, और जब प्राइस बढ़ जाएगा तब उसे मार्केट में लाएंगे, तो इस पे आपका क्या रहता है, स्ट्रिक्ट वार्निंग रहता है कि आपको होर्डिंग नहीं करना है। देन
इम्पोज ऑन फ्यूचर ट्रेडिंग। देखिए स्टॉक मार्केट में आपका होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड होता है, जिसमें आपका कॉमोडिटीज में आपका ट्रेड होता है कि जैसे आपका ऑयल हो गया या आपका वीट हो गया। तो इस ट्रेडिंग को पे बैन लग सकता है यदि इन्फ्लेशन आपका है। तो ये इसके बाद हम कंक्लूज़न भी लिख सकते हैं कि कंक्लूज़न में लिख सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो एक डबल एज्ड सॉर्ड है। डबल एज्ड सॉर्ड क्यों है? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़रूरी है कि आपका जीडीपी इंडिया का बढ़े, तो इन्फ्लेशन ज़रूरी है, लेकिन आपको ध्यान ये भी रखना है कि जो आपका पुअर सेक्शन है, जो सिटीजन्स है, वो हैविली इम्पैक्ट नहीं हो इन्फ्लेशन की वजह से। अब और एक आपका रीसेंट क्वेश्चन आ सकता है, करंट अफेयर बेस्ड है, ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर बेस्ड है कि डू यू थिंक इंडिया नीड्स मोर एक्यूरेट इन्फ्लेशन मेजरमेंट। देखिए भारत में जो इन्फ्लेशन का, मुद्रास्फीति का जो आकलन होता है, मेजरमेंट होता है, वो एक्यूरेट नहीं है। उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उसको हम लिखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। देखिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज अ वेरी वाइटल टास्क इन इंडिया एज वॉलेटिलिटी इन इन्फ्लेशन हैज़ मेजर इम्प्लीकेशंस फॉर वास्ट पुअर सेक्शंस। पुअर सेक्शंस पे इम्पैक्ट आ जाता है। तो हमें लिखना है कि इन्फ्लेशन मेजरमेंट का करने के लिए एक बेहतर तरीका क्यों चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि पुअर सेक्शन अफेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है कि आरबीआई भी जो आपका अपना मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, वो इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए बनाती है। आरबीआई जैसे उनका न्यूज़ आया कि जो आपका 0.5 बेसिस पॉइंट आपका घट गया, क्या घट गया, रेपो रेट घट गया। तो वो क्यों घटा? वो इसलिए घटा क्योंकि उससे मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, तो रेपो रेट को घटा दिया। नेक्स्ट आपका है कि जो इन्फ्लेशन करेक्टली मेज़र नहीं हो पाता है, उससे क्या होता है कि फिनेंशियल एनालिसिस्ट में स्पेकुलेशंस होता है, तो फ्यूचर्स वगैरह में ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट आपका है सम सेक्टर्स आर मोर अफेक्टेड बाय हायर इन्फ्लेशन देन देयर काउंटर पार्ट्स। ये भी आपका होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका इन्फ्लेशन जो होता है, एक कोर इन्फ्लेशन होता है और एक आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। तो कोर इन्फ्लेशन में हम उन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर है, जैसे आपका पेट्रोल का प्राइजेस। तो पेट्रोल का प्राइजेस इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। तो जैसे आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, ये आपका हैवी इम्पैक्ट कर जाएगा। तो कुछ सेक्टर इन्फ्लेशन से ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका एक प्रॉब्लम है कि इन्फ्लेशन का, कि बिजनेसेस टेंड टू बी बैकवर्ड लुकिंग। जैसे आपका देखिए कि पेट्रोल का प्राइस मान लीजिए 2.5% बढ़ा या 2 रुपये बढ़ा, लेकिन जो ऑटो सेक्टर के यूनियन थे उन्होंने क्या किया कि ट्रांसपोर्ट का जो फेयर था वो 50% बढ़ा दिया। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाहते हैं, पहले आपका प्राइस था 20 रुपये, अब वो 20 रुपये से बढ़ के हो गया 30 रुपये। क्यों? क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। तो पेट्रोल का दाम जिस रेट से बढ़ रहा है उसी रेट से आपका फेयर नहीं बढ़ रहा है। ये आपका प्रॉब्लम होता है विथ इनएक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये हमारा इन्फ्लेशन का टॉपिक था। इसमें आप इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन कैसे लिखना है, करंट अफेयर को भी कैसे इंक्लूड करना है, ये हमने बता दिया है। तो यदि दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी दोस्त आपका स्पेशली यूपीएससी जीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। ये उनको भी हेल्प करेगा और आपको भी हेल्प करेगा। थैंक यू दोस्तों।